हेलो एंड वेलकम। तो ये हम लोगों का होगा 10th डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज फॉर CGPDTM प्रीलिम्स। और ऑलरेडी हम लोगों ने 9 लेक्चर्स जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस्ड हम लोग का हो चुका है। दैट यू कैन गो थ्रू इट। यू विल फाइंड द प्ले लिस्ट बाई नेम DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था दैट जो कि आपको सॉल्व करना था। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि द आउटर सरफेस ऑफ 4 by 4 by 4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड completely in red. It is sliced parallel to face to yield 64 1 by 1 centimeter cubes. How many small cubes do not have painted face? So सारा जो है आपका फेसेस जो है वो पेंट कर दिया गया है वन कलर से। तो पूछ रहा है कि और बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्यूब्स मिल रहे हैं आपको जो कि पेंटेड नहीं है विद एनी कलर, जो कोई भी कलर से पेंटेड नहीं है, उनका काउंट दिया वो आपका 64। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस। तो ये जो 64 है वो क्या है आपका, वो है टोटल काउंट्स जब आप उसको स्लाइस कर रहे हैं। मतलब उस 64 में आपका पेंटेड वाला भी काउंटेड है। तो ये 64 देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 × 4 × 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और हर एक स्मॉल जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल 64 नंबर है यानी कि हर एक स्मॉल जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव द पेंटेड फेस। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि क्यूब्स में पेंटेड फेस कब नहीं होगा, जब आप क्यूब के टॉप वाले पार्ट को आप क्या करिएगा, क्यूब अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि सारा एक कलर से पेंटेड है, तो आप क्या करिएगा, टॉप वाले पार्ट को पहले स्लाइस करिएगा 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये टॉप वाला पार्ट इस तरह से कम्प्लीटली स्लाइस्ड हो जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, इधर साइड वाला भी जो फेस है, ये वाला फेस, ये भी आप करेगा तो इसको भी आप स्लाइस करिएगा। फिर नीचे वाला जो है उसको भी आप स्लाइस करिएगा। फिर आप ये वाले फेस को भी स्लाइस करिएगा। तो ओवरऑल जो आपका अंदर वाला क्यूब बनेगा ये स्लाइस करने के बाद, दैट विल नॉट हैव एनी कलर। और इधर से आप 1 सेंटीमीटर लेके स्लाइस करिएगा, इधर से भी एक, क्योंकि 1 by 1 का होना है। तो ओवरऑल अंदर वाला का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, 2 by 2 by 2 का। तो अंदर वाला क्यूब जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 by 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब। और हर एक जो स्मॉल क्यूब है वो उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास टोटल 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 8 नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, ABCDEFGH are sitting in row facing north. B is not neighbor of G. F is to the immediate right of G. So अगर F यहाँ पे है तो immediate right G यहाँ पे होगा and neighbor of E, और G and neighbor of E। F जो है वो immediate right of G है, तो immediate right of G here F and neighbor of E, so and it is neighbor of E, so E यहाँ पे होगा। ठीक है, G is not at the extreme end। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अभी हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। A is 6 to left of E, so अगर A यहाँ है 6 to left of E। ठीक है, अगर E यहाँ पे है तो लेफ्ट 6 छठा पोजीशन पे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, A यहाँ पे आएगा। ठीक है, H इज 6 to right of C एंड H जो है वो 6 to right of C। दैट मीन्स कि अगर हम H को, और एक चीज़ देखिए, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो आपका F आएगा ही आएगा,
और जी यहाँ पे ये सीक्वेंस आएगा क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल करना है। सो अगर f को हम यहाँ पुट करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, h इज 6 to राइट ऑफ c। सो c को अगर हम यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 5 छठा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये हो गया g इज़ नॉट इन एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया। b इज़ नॉट नेबर ऑफ g, सो b यहाँ हो नहीं सकता है, तो b यहाँ होगा। बच क्या गया आपका ABCD बच गया। ठीक है, सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एबव। क्या क्या दिया हुआ है, C इज इमीडिएट लेफ्ट टू C इज इमीडिएट लेफ्ट टू A, नहीं ये C जो है वो A के राइट में है, तो ये गलत। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड F, सो D जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं, ये भी गलत। G इज इमीडिएट राइट टू D, so this is the correct, G is immediate right to D. Next question number 3 क्या बोला कि the average rainfall in a city for the first 4 days was recorded इतना, the rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3, the average of 6 इतना। अच्छा, what is the rainfall on the 5th day, तो ये तो easy है। 4 डेज में टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा, 4 इंटू एवरेज दिया हुआ 4 डेज का, 4 इंटू 0.40 प्लस ये रेशियो है, यानी कि लास्ट 2 डेज का रेशियो का ऐड कितना हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय टोटल 6 डेज में कितना दिया हुआ है आपका ये एवरेज, तो 0.50। सो इट विल कम अराउंड, ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल प्लस 7x, ये हो जाएगा 3, यानी कि 7x इज इक्वल्स टू 1.4, x इज इक्वल्स टू 0.2। तो आपको कौन सा पूछा है, व्हाट इज़ द रेनफॉल ऑन 5th डे, यानी कि 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स कितना है आपका 0.2, डैट मीन्स कि 0.8, तो 0.80 इंच शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, ABCDEFG आर लेक्चरर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, सो डिफरेंट सिटीज़ का है, हु पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस, सो ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ओके डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब फर्दर आपको क्या करना है, इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप ABCD को नोट डाउन कर लीजिए सीक्वेंस वे में, ABCDEF जी। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, इसको अभी नोट डाउन करके इसको अभी हम लोगों ने यूज नहीं किया। D इज़ फ्रॉम शिलोंग, तो D का आप बिठा दीजिए, शिलोंग से है ये, ठीक है, ये शिलोंग, D शिलोंग, ये हो गया। लेक्चरर C इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, सो लेक्चरर C इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड इसका सब्जेक्ट क्या है, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये भी हो गया। लेक्चरर B इज़ स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, तो B का यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए, इसका ना ही हिस्ट्री है और ना ही मैथ्स है, ठीक है, ये भी हो गया। लेक्चरर A इज़ हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, लेक्चरर A किस में स्पेशलाइज्ड है, इकोनॉमिक्स, डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, ये हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता है। लेक्चरर F हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर, सो ये श्रीनगर से है, श्रीनगर, और इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, कॉमर्स। लेक्चरर G हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई, सो ये कहाँ से बिलोंग करता है, चेन्नई से, और इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स,
अब देखिए ये बी का ना ही हिस्ट्री हो सकता है, ना ही मैथ हो सकता है, ना ही ये सोशियोलॉजी हो सकता है। बी का फाइंड करते हैं, ना ही हिस्ट्री हो सकता है, ना ही मैथ हो सकता है, ना ही ये सोशियोलॉजी हो सकता है, ना ही कॉमर्स हो सकता है, ना ही स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, और हिस्ट्री मैथ तो हो ही गया, ना ही इकोनॉमिक्स हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक्स ए का है। बच गया क्या? जियोग्राफी। तो बी का क्या होगा आपका? जियोग्राफी। एंड ए जो है वो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता है और दिल्ली से भी नहीं करेगा क्योंकि सी दिल्ली से बिलोंग कर रहा है। तो ए हैदराबाद से बिलोंग नहीं करेगा, दिल्ली से नहीं करेगा, शिलोंग से नहीं करेगा, श्रीनगर से नहीं करेगा क्योंकि श्रीनगर से एफ कर रहा है, चेन्नई से भी नहीं करेगा। बच गया कानपुर एंड मुंबई। पहला स्टेटमेंट क्या था? लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी। ओके, सो ये कंफर्म क्या कर रहा है? बी कानपुर से बिलोंग करता है। अगर बी कानपुर से बिलोंग कर रहा है डैट मीन्स कि ए भी कानपुर से बिलोंग नहीं कर सकता। अब तो ए के लिए क्या ऑप्शन बच गया? एक मुंबई बच गया, तो ए जो है वो मुंबई से बिलोंग करेगा। ओके, नहीं, ए मुंबई बच गया और एक बचा हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने ई का नहीं किया है असाइनमेंट, राइट? ओके, तो ई का क्या होगा? सिंपल है, अगर ए हैदराबाद नहीं ले रहा तो ई के पास हैदराबाद आ जाएगा। ठीक है, तो सारा सिटीज़ का असाइनमेंट हो गया। अब क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन क्या बोला कि हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का ये वाला बी वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टू विच सिटी लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग्स। तो इकोनॉमिक्स आपका कौन सा है? ए वाला है, तो ए जो कि मुंबई में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि हु बिलोंग्स टू हैदराबाद, तो हैदराबाद से कौन बिलोंग कर रहा है? तो हैदराबाद से ई बिलोंग कर रहा है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ना कि इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए एंड बी टीचर्स हिंदी एंड इंग्लिश। सो ए एंड बी हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी एंड बी। सो सी इंग्लिश and B geography, D and A teaches math and Hindi, so D teaches math and हिंदी। हिंदी तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है ना, A teaches हिंदी, हाँ, सो A teaches हिंदी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? E and B teaches हिस्ट्री एंड फ्रेंच। सो ई जो है वो क्या टीच कर रहा है? हिस्ट्री, एंड बी क्या टीच कर रहा है? फ्रेंच। सो हु टीचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको पता चल जा रहा है बी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज़, करेक्ट आंसर तो बी ही होगा, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत लिया, वो क्या कि ए एंड बी टीचेज हिंदी एंड इंग्लिश। सो अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखिएगा तो ए जो है वो हिंदी भी पढ़ा रहा है और इंग्लिश, सेम वे बी जो है वो भी हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, ए एंड बी टीचेज हिंदी एंड इंग्लिश। सो बी एंड सी एंड बी टीचेज इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सो इंग्लिश इस पढ़ा ही रहा है और ज्योग्राफी, सो सी जो है वो इंग्लिश पढ़ाएगा और बी जो है वो ज्योग्राफी। ठीक है, एंड ये भी ज्योग्राफी पढ़ाएगा और आपका ये इंग्लिश पढ़ा ही रहा है एंड ज्योग्राफी। ठीक है, डी एंड ए टीचेज मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो डी जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और हिंदी पढ़ाएगा, एंड ए जो है वो हिंदी पढ़ा ही रहा है प्लस मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, सो हिंदी पढ़ा ही रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, एफ एंड बी टीचेज हिस्ट्री एंड फ्रांस, तो ये फ्रांस पढ़ा ही रहा है और प्लस बी जो है आपका
वो हिस्ट्री भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री भी आपका यहाँ पे रहेगा, तो हिस्ट्री भी पढ़ाएगा, ठीक। और हु टीचेस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपका इस केस में भी बी ही है, मतलब ऐसे ही एक्चुअल में मैंने ये रिस्पेक्टिवली सोच लिया था कि ए एंड बी टीचेज हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना कि ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर। सो रिवर्स करने के बाद आप उसको डिवाइड करिए। सो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, सो लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर मेरा कोई नंबर मान लेते हैं कि 10x + y, ये कोई एक नंबर है, अगर आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 10y, यही होगा ना, मतलब 10y को आप इधर लेके आइएगा, और तो मैंने एक साथ रखा। अब क्या बोल रहा है कि इसको अगर डिवाइड करे जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर वन से, तो रिमाइंडर जो है, तो देखिए कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर इस तरह से है, मान लेते हैं कि ये 10x + y जो है मेरा लार्जर नंबर है, 10x प्लस, या किसी को भी मान लेते हैं x + y को ही लार्जर मान लेते हैं, 10x + y को ही लार्जर मानते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं x + 10y से। तो अगर इसको हम 1 टाइम्स ही लेके जाते हैं, मान लेते हैं, तो x + 10y समथिंग होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये कितना होगा जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ x y - x, राइट, ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका x - y, 9 टाइम्स ऑफ x - y। तो ये क्या बोल रहा है ना कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर लार्जेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, डैट मीन्स कि सबसे पहली बात तो आप x - y कोई भी डिफरेंस लो, डैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, मतलब कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, ये तो श्योर है। तो अब वो 9 हो सकता है 27, सारे 9 के ही मल्टीपल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 45 इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, 45। तो यानी कि x - y इससे कितना हो रहा है आपका, तो 9 टाइम्स 5, यानी कि x - y 5 होगा, तब ये आपको 45 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम x मान लेते हैं कि 6 ले लेते हैं, और y जो है आपका 1 ले लेते हैं, तो 6 - 1 जो होगा वो 5 होगा। अब जो है हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप इससे नंबर क्रिएट करिएगा तो 61 बनेगा एक, और स्मॉलेस्ट नंबर जो वो आपका 16 बनेगा, 16 बनेगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करिएगा, डैट मीन्स कि 16 डिवाइडेड बाय 61, तो ये तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 45 नहीं आएगा, ऑब्वियस है, आप 3 टाइम्स लेके जा रहे हैं तो 45 नहीं आएगा। और क्या हम ले सकते हैं, और अगर हम मान लेते हैं कि हम x को 9 ले लिए और y को 4 रख दिए, सो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये सही है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो 49, और 49 में आप 94 से डिवाइड करिएगा तो एक बार में जाएगा, ये केस ट्रू होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको कितना आ जाएगा, ये 9 5 14, और ये हो जाएगा 4, तो 45 इस केस में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे पकड़ा कि ये 9 का मल्टीपल होगा और समथिंग 1 टाइम्स में जा रहा होगा, और 9 का मल्टीपल तो सारा है, तो इसका करेक्ट आंसर 45 होगा। देखिए अगर आपके पास अदर वे है इसको फाइंड करने का तो लेट मी नो। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द मंथली इनकम of x and y are in the ratio 4:3 and their expenses are in 3:2. However, each
6000 पर मंथ, व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप मुझे आंसर करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।